हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आई एम पूजा और आज हमारे डिस्कशन का टॉपिक है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्री परिषद। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहां से जाकर उसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मंत्री परिषद में मंत्रियों की 3 श्रेणियाँ होती हैं, यानी मंत्री परिषद में मंत्रियों को 3 भागों में बांटा गया है। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। और इन सभी मंत्रियों में शीर्ष स्थान पर प्रधानमंत्री होता है। 3 प्रकार के मंत्री हैं ये, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री, और इनका प्रधान होता है प्रधानमंत्री। कैबिनेट मंत्री में कौन कौन से मंत्रालय शामिल हैं? तो कैबिनेट मंत्रालय में गृह, रक्षा, वित्त, विदेशी मामले आदि के प्रमुख होते हैं मंत्री। कैबिनेट केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मामलों में नीति निर्धारण करने का निकाय है। कैबिनेट मंत्रालय में केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालय शामिल होते हैं, और ये जो कैबिनेट मंत्री हैं ये ही सरकार के महत्वपूर्ण मामलों में नीति का निर्धारण करते हैं। दूसरे प्रकार के होते हैं राज्य मंत्री। इन्हें या तो मंत्रालयों का स्वतंत्र प्रभार दिया जा सकता है या फिर कैबिनेट मंत्रियों से संबद्ध किया जा सकता है, या तो इन्हें अलग से ही एक मंत्रालय दे दिया जाएगा या फिर कैबिनेट मंत्रियों से ही अटैच कर दिया जाएगा। तीसरे प्रकार के हैं उपमंत्री। ये कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्रियों से ही संबंधित होते हैं और उनके प्रशासनिक, राजनीतिक और संसदीय कर्तव्यों में उनकी सहायता करते हैं। उपमंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता। ये कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्रियों से ही संबंधित होते हैं और उनकी सहायता करते हैं। कभी कभी मंत्री परिषद में एक उप प्रधानमंत्री भी शामिल हो सकता है। उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति अधिकतर राजनीतिक कारणों से ही की जाती है। अब देखते हैं हम मंत्री परिषद से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या क्या हैं। आर्टिकल 74 में राष्ट्रपति की सहायता और उसे सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद की रचना की गई है। मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की किसी भी अदालत में जांच नहीं की जाएगी। राष्ट्रपति को पुनर्विचार करने के लिए मंत्रिपरिषद की आवश्यकता हो सकती है और राष्ट्रपति पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। आर्टिकल 74 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए और उसे सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, और जो भी सलाह मंत्रिपरिषद देगी उसकी किसी भी अदालत में जांच नहीं की जाएगी। राष्ट्रपति उस पर पुनर्विचार कर सकता है, लेकिन पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार ही राष्ट्रपति कार्य करेगा। आर्टिकल 75 में मंत्रियों के रूप में अन्य प्रावधान दिए गए हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी। और मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। जितने लोकसभा के सदस्य हैं उसकी कुल संख्या के 15% से अधिक मंत्री परिषद के मंत्री नहीं होने चाहिए। यह प्रोविज़न 2003 में 91वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था कि मंत्री परिषद की मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। मंत्रियों के लिए यह भी जरूरी है कि वे संसद के सदस्य हों। यदि संबंधित व्यक्ति संसद की सदस्यता के बिना ही मंत्री बनता है तो उसे 6 महीने के भीतर संसद का सदस्य होना पड़ेगा। ऐसा न हो पाने की स्थिति में उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा। आर्टिकल 77 में भारत सरकार के कार्यों का संचालन। राष्ट्रपति भारत सरकार के व्यवसाय को अधिक सुविधाजनक और मंत्रियों के बीच व्यवसाय के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। आर्टिकल 78 प्रधानमंत्री के कर्तव्य। मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए संघ के प्रशासन और कानून के प्रस्तावों से संबंधित सभी निर्णयों को राष्ट्रपति को सूचित करेगा मंत्री परिषद। आर्टिकल 88 संसद के संबंध में मंत्रियों के अधिकार क्या क्या होंगे। तो मंत्रिपरिषद के जो भी सदस्य हैं, प्रत्येक मंत्री को किसी भी सदन की कार्यवाही, सदन की किसी भी संयुक्त बैठक और संसद की किसी भी समिति जिसका वह सदस्य नामित किया जा सकता है उसकी कार्यवाही में बोलने, भाग लेने का अधिकार होगा, लेकिन उसे वोट देने का अधिकार नहीं होगा। तो सदनों के संबंध में मंत्रियों के अधिकार हैं, लेकिन उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। अब मंत्रियों के उत्तरदायित्व के बारे में देखते हैं। तो मंत्रियों का एक सामूहिक उत्तरदायित्व होता है और दूसरा व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होता है। आर्टिकल 75 में ये कहा गया है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है।
इसका ये अर्थ होता है कि सभी मंत्री अपने सभी कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। यदि कोई एक मंत्री गलत कार्य करता है तो उसका जुर्माना सभी मंत्रियों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वह सामूहिक रूप से वो कार्य करता है, इसलिए सब मंत्रियों का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। उसके बाद है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। आर्टिकल 75 में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत भी दिया गया है। इसमें कहा गया है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं, जिसका अर्थ है कि राष्ट्रपति किसी मंत्री को ऐसे समय भी हटा सकता है जब मंत्रिपरिषद को लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। हालांकि राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को प्रधानमंत्री की सलाह पर ही हटाता है। तो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व और सामूहिक उत्तरदायित्व मंत्रियों के उत्तरदायित्व हैं। जिस प्रकार केंद्र में मंत्रिपरिषद थी, उसी प्रकार राज्यों में भी मंत्रिपरिषद होती है। आर्टिकल 163 केंद्र में मंत्रिपरिषद के समान ही राज्यों में मंत्रिपरिषद के गठन और कार्यों का प्रावधान करता है। आर्टिकल 163 में राज्यपाल की सहायता और उसे सलाह देने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर COM और आर्टिकल 164 मंत्रियों के रूप में अन्य प्रावधान दिए गए हैं। तो राज्यों में भी मंत्रिपरिषद होती है, सेम उसी तरह जिस प्रकार केंद्र में मंत्रिपरिषद होती है। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद ये दोनों क्या हैं, इनके बीच में डिफरेंस क्या है। मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट और मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये दोनों ही शब्द एक दूसरे के लिए प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन इनमें अंतर होता है। ये दोनों एक दूसरे से अपनी संरचनाओं, कार्यों और भूमिकाओं के कारण बहुत हद तक अलग होते हैं। आर्टिकल 352 में मंत्रिमंडल शब्द की व्याख्या की गई है, जिसमें प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रिमंडल के स्तर के मंत्रियों की परिषद होती है, वह मंत्रिमंडल होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो एक छोटा कार्यकारी निकाय जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल कहा जाता है। मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री ही शामिल होते हैं। मंत्रिपरिषद के कार्यों और अधिकारों का ही प्रयोग मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। तो मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री ही शामिल होते हैं, इसमें राज्य मंत्री और उपमंत्री शामिल नहीं होते। अब हम कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में अंतर देखेंगे कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो मंत्रिपरिषद एक संवैधानिक इकाई है। हमारे संविधान के आर्टिकल 74 और 75 में मंत्रिपरिषद के बारे में विस्तार से जानकारी मिलती है, लेकिन कैबिनेट के बारे में हमारे संविधान में कोई उल्लेख नहीं। इसे मूल रूप में हमारे संविधान में कैबिनेट शब्द का कोई उल्लेख नहीं था। इसे 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। अब आर्टिकल 352 के उपखंड 3 में कैबिनेट शब्द का उल्लेख किया गया है। मंत्रिपरिषद एक संवैधानिक इकाई है, लेकिन कैबिनेट का संविधान में उल्लेख नहीं था। अब इसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 352 में। उसके बाद मंत्रिपरिषद एक बड़ा निकाय है जिसमें 60 से 70 मंत्री होते हैं, जबकि कैबिनेट एक छोटा परंतु शक्तिशाली निकाय है जिसमें शीर्ष के 15 और 20 मंत्री ही शामिल होते हैं। मंत्रिपरिषद बड़ा निकाय है जिसमें 60 से 70 मंत्री हैं और कैबिनेट छोटा निकाय है, लेकिन छोटा होने के बावजूद भी ये शक्तिशाली है और इसमें ऊपर के 15-20 मंत्री ही होते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है और कैबिनेट लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करता है। मंत्रिपरिषद एक निकाय के रूप में बैठक नहीं करती है, जबकि कैबिनेट एक निकाय के रूप में हर हफ्ते में एक बार बैठक करती है। मंत्रिपरिषद में सारी शक्तियां निहित हैं, लेकिन केवल सैद्धांतिक तौर पर ही, जबकि कैबिनेट के पास मंत्रिपरिषद की जो शक्तियां हैं उनका उपयोग करने की वास्तविक ताकत है। मंत्रिपरिषद केवल सैद्धांतिक तौर पर शक्तियां रखती है और कैबिनेट मंत्रिपरिषद की इन शक्तियों का प्रयोग वास्तविक रूप में करता है। मंत्रिपरिषद का कार्य कैबिनेट निर्देशित करता है। कैबिनेट मंत्रिपरिषद को नीति संबंधित निर्णय लेने के लिए निर्देशित करती है, जिसका पालन करने के लिए मंत्रिपरिषद में शामिल हर मंत्री बाध्य होता है। यानी कैबिनेट जो है वो मंत्रिपरिषद को सलाह देती है, जिसका पालन करने के लिए मंत्रिपरिषद में शामिल हर एक मंत्री बाधित होता है।
मंत्रिपरिषद कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करती है और कैबिनेट इस बात का निरीक्षण करता है कि इसके द्वारा लिए गए निर्णयों को मंत्रिपरिषद ठीक प्रकार से लागू कर रहा है या नहीं। मंत्रिपरिषद में मंत्री 3 भागों में बटे हुए होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, जबकि कैबिनेट में केवल कैबिनेट मंत्री ही शामिल होते हैं। कैबिनेट जो है वो मंत्रिपरिषद का ही एक भाग है। इससे हमें ये पता चलता है कि कैबिनेट क्या है, मंत्रिपरिषद का ही एक भाग है जिसमें केवल कैबिनेट मंत्री ही शामिल होते हैं, राज्य मंत्री और उप मंत्री शामिल नहीं होते। कैबिनेट छोटा होते हुए भी मंत्रिपरिषद से ज़्यादा शक्तिशाली होता है और वो मंत्रिपरिषद को निर्देश देता है जिसका पालन करना मंत्रिपरिषद का कर्तव्य है। कैबिनेट द्वारा लिए गए सभी निर्णयों को मंत्रिपरिषद लागू करेगा और कैबिनेट इस बात की जांच करेगा कि जो निर्णय कैबिनेट ने लिए हैं वो मंत्रिपरिषद द्वारा ठीक प्रकार से लागू हो रहे हैं या नहीं। तो ये बेसिक डिफरेंस था मंत्रिपरिषद और कैबिनेट में। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तो आज हमने इसमें COM काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्रिपरिषद के बारे में जाना। केंद्र में मंत्रिपरिषद होती है, उसी प्रकार राज्यों में भी मंत्रिपरिषद होती है। उसके बाद हमने मंत्रिपरिषद और कैबिनेट में डिफरेंस किया। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप इस वीडियो की PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।